इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री विजय मंडल जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रामचंद्र ठाकुर जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कैमूर के साथी श्री राजेश यादव जी, श्रीमती मालती कुशवाहा जी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, यहाँ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य अमरेंद्र पांडे जी, काराकाट प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह जी, कांग्रेस नेता सत्येंद्र सिंह जी, बैजनाथ चौबे जी, मनोज तिवारी जी जो काराकाट के नेता हैं और जिला परिषद से जुड़े हुए हैं, महेंद्र यादव जी आरजेडी के नेता हैं, बवन सिंह जी, लाली सिंह जी, हीरालाल सिंह जी, रामचंद्र नट जी, मेराज अंसारी साहब, विनोद चंद्रवंशी जी, प्रभाकर यादव जी जो श्रमिक प्रकोष्ठ आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, ए.के. राज जी, असगर अली साहब, वीरेंद्र तिवारी जी, बसंत चौधरी जी, उमेश कुशवाहा जी जो संचालन कर रहे हैं, हरिचरण कुशवाहा जी, सुरेश कुशवाहा जी, हाफिज इदरीसी साहब, रामाशीष ठाकुर जी, राकेश सिंह जी पार्टी की युवा इकाई के जिला अध्यक्ष हैं, रामबली सिंह जी, पिंटू चंद्रवंशी जी, अरुण राय जी, सब लोग प्रखंड के विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष हैं, सुनील कुशवाहा जी विक्रमगंज नगर के अध्यक्ष हैं, गुड्डू कुशवाहा जी, गुड्डू उपाध्याय जी जो किसान प्रकोष्ठ आरएलएसपी के जिला के अध्यक्ष हैं, राम परीक्षा सिंह जी प्रदेश के नेता हैं, वीरेंद्र कुशवाहा जी जो बगल में करहगढ़ से पिछले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार थे, चित्रंजन सिंह उर्फ झुन्ना जी, आर.के. सिंह जी, रवि गांधी जी सभी प्रदेश के नेता हैं, डब्लू कुशवाहा जी, आशीष कुमार जी, कलेक्टर सिंह जी, श्रीमती सीमा कुशवाहा जी जो जिला परिषद की सदस्या भी हैं, पार्टी की अभिनेत्री हैं, नरेंद्र सिंह जी, योगेश चौहान जी, प्रमोद सिंह जी, हरेंद्र कुशवाहा जी, समीम कुरैशी साहब, अरुण परिवार जी, विजय कुमार जी, मनमोहन तिवारी जी, रामचंद्र जी, तुलसी सिंह जी, मिंटू शर्मा जी, जनार्दन यादव जी, नारायण पासवान जी, नियामत हुसैन जी, रामनाथ कुशवाहा जी, श्यामा जी, वीरेंद्र सिंह जी, उमेश शर्मा जी, अखिलेश यादव जी, संजय मेहता जी,
अब माफ कीजिएगा इतना के बाद भी कोई साथी का नाम छूट गया हो तो। यहाँ उपस्थित महागठबंधन के सभी नेतागण और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के बाबत मैं भी थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं हमारे देश के जिन जवानों ने अपनी शहादत दी कश्मीर में पिछले दिनों आतंकवादियों के हाथों, जिनकी मौत हो गई, शहीद बना दिए गए लोग, मैं उन शहीदों के चरणों में अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मित्रों, उनको याद करते हुए और उस घटना को याद करते हुए आंखें नम हो जाती हैं। अब इस विषय पर या इससे संबंधित दूसरे विषयों पर मैं थोड़ी चर्चा करूं, उसके पहले कुछ वीडियो क्लिपिंग है, कुछ ऑडियो है जो मैं आपके समक्ष आपको सुनाना चाहता हूं। 5-7 मिनट लगेगा और उसके बाद फिर मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। तो आपकी इजाजत हो तो उस वीडियो को हम आपके समक्ष और जो ऑडियो भी है उसको आपके समक्ष हम सुनाना चाहते हैं 5-7 मिनट के लिए। इजाजत है? लगाओ तो। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, गौर से सुनिएगा। उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में, आप उसको क्यों नहीं रोकते? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठ कैसे जुड़ जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट करके जानकारी आप पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने 5 सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन 5 चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं, 46 इंच का सीना। मुझको लगता है कि आवाज किनकी थी, शायद आप लोग पहचान गए होइएगा। किनकी आवाज थी? नरेंद्र मोदी जी की। तब की आवाज है जब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज इन सवालों का जवाब हिंदुस्तान की जनता इनसे चाहती है, क्योंकि आज गद्दी पर प्रधानमंत्री के रूप में कोई और नहीं, श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। कौन जवाब देगा? इनको देना पड़ेगा। हम मानते हैं कि कारण पड़ोसी मुल्क में है, आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम वहां से होता है, हम मानते हैं। लेकिन हमारी अपनी कमजोरी है, इस कमजोरी को कौन दूर करेगा? पाकिस्तान आकर दूर नहीं करेगा। हमारी अपनी कमजोरी को हमें खुद दूर करना पड़ेगा।
हम कमजोर रहें तो बाहर की ताकतें हमें परेशान करेगी, जो कर रही है। इसलिए अगर निपटना है आतंकवाद से तो अपनी कमजोरी को दूर करने का काम करना पड़ेगा। सिर्फ किसी को ब्लेम करना कि किसी का सीना 36 इंच का था कि 46 इंच का था, आपका तो सीना 56 इंच का है, आप तो दिखाइए क्या हुआ 5 वर्षों में। अब तो जवाब इनसे लोग चाहे। कहना आसान है तो करके दिखाइए। अब करके दिखाएंगे कि नहीं करके दिखाएंगे। अब जरा एक दूसरी आवाज सुनिए। यहाँ कोई नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ पाए। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मानो अगर उनको मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री ही राज्य के मुख्यमंत्री आकर बने, चाहे भाषण ही दे सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में भाषण दिए, वादा किए, एक वादा पूरा किया क्या? नौजवानों को रोजगार मिल गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, ये भी झांसा दे दिया कि काला धन लाएंगे, हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए जोड़ी मिल जाएगी। तब इनके अध्यक्ष ने कह दिया कि तो जुमला था। जान लीजिए चुनाव के टाइम में कि जो बोलेंगे बाद में उसको जुमला घोषित कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली नाम अब हो गया भारतीय जुमला पार्टी। ये क्या बोल रहे हैं? कल आकर के क्या भाषण दे गए? ये किनकी आवाज थी? अब जरा उनसे पूछा जाए कि उसी जुमला पार्टी के साथ आपने दोस्ती क्यों कर दी। अब देश के लोगों को मालूम है उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देश के समक्ष जो वादा करते थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या क्या करेंगे। अब तो स्वयं नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं कि जुमला था उनका, करेंगे कुछ भी नहीं। तो जब यही होना था तो क्यों आप उनके साथ गए? देश के लोगों को के ऊपर ब्लेम करना छोड़ दीजिए आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मित्रों। जब से घटना घटी है कश्मीर में, इतनी बड़ी घटना जिसमें इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश के नौजवान एक साथ आतंकवादियों के हाथों मारे गए हो, हिंदुस्तान की अब पहली घटना है। पहली घटना है, इतनी बड़ी घटना आज तक नहीं हुई थी। और जब से घटना घटी इन लोगों को शर्म करनी चाहिए, लेकिन उल्टे अपनी राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश इस घटना को लेकर इनकी ओर से हो रही है। बहुत बड़े देशभक्त होने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के नेता मित्रों, आप देश के बहुत बड़े देशभक्त हैं। कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी, हम पार्टी और दूसरे लोग भी आपसे कम देशभक्ति नहीं रखते हैं। इस बात को जरा ख्याल रखने का काम कीजिए। इस विषय को लेकर इतना लोग खुश हैं कि चलो अब तो बिना कुछ किए जनता हमको वोट दे देगी। अरे आपने तो कहा था कि एक के बदले में 10 लाएंगे। कैसे जनता आपको समझ रहे हैं कि वोट दे देगी? अब इनके एक मंत्री हैं जो बड़ी जबरदस्ती से कहते, कई बार, एक बार नहीं अनेक बार इन्होंने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान में रहता है और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है उसको हम पाकिस्तान भेज देंगे। ब्लेम करना छोड़ दीजिए, आप उनको पाकिस्तान भेजिएगा। अब हम महागठबंधन के लोग तैयार हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान भेजने की बात तो दूर, पाकिस्तान भेजने की बात भी अगर कोई कर दे तो उनको रेगिस्तान भेजने के लिए हम सब लोग यहाँ तैयार बैठे हैं। सिर्फ किसी के ऊपर दोष देने से नहीं होगा कि इसने कर दिया, उसने कर दिया। घटना हुई। अब घटना कैसे होती है, जरा दूसरा एक बार वीडियो क्लिप सुना हुई है। वीडियो है लेकिन देख नहीं पाइएगा, सुन लीजिए। आईएसआई के जाल में बीजेपी नेता के नेटवर्क में जासूसों की हाईटेक टीम, जासूसी के लिए बनाया फर्जी कॉल सेंटर।
पाकिस्तान पहुंचाई सेना से जुड़ी खुफिया खबरें। जासूसी का कॉल सेंटर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिंदुस्तान में खड़ा किया जासूसी का हाईटेक नेटवर्क। उस नेटवर्क में आईटी एक्सपर्ट्स की एक ऐसी टीम शामिल थी जिसने एक फर्जी कॉल सेंटर ही तैयार कर डाला। उस कॉल सेंटर की मदद से जासूसों की टीम ने भारतीय सेना से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा दी। लेकिन एक दिन जासूसों की टीम गिरफ्त में आई तो सबके होश उड़ गए। एक बीजेपी नेता निकला जासूसी कांड का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान की नापाक साजिश बेनकाब। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। जासूसी के इस कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड था ध्रुव सक्सेना। मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक युवा नेता। ध्रुव सक्सेना बीजेपी की आईटी सेल का जिला अध्यक्ष भी रहा है, लेकिन अब ये युवा नेता एटीएस की गिरफ्त में है। इसकी गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने खुलासा किया है कि बीजेपी का युवा नेता ध्रुव सक्सेना असल में जासूसों का सरगना था। ये अपने कॉल सेंटर की आड़ में चला रहा था जासूसी का नेटवर्क। सक्सेना और इसकी टीम ने मध्य प्रदेश में जगह जगह जासूसी के कॉल सेंटर खोल रखे थे। उन कॉल सेंटर्स की आड़ में चल रही थी फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज। एटीएस ने ध्रुव सक्सेना समेत 11 लोगों को सतना, भोपाल और ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। सारी सूचनाएं पाकिस्तान तक जा रही थी, वहां से पैसा आ रहा था। इसके भी सबूत मिल गए हैं कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा था और बड़ा पैसा आ रहा था। ये सारे एविडेंस मिल गए। एटीएस की धरपकड़ के बाद जब जासूसी कांड के राज खुले तो बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता हैरान रह गए। पता चला है कि मध्य प्रदेश में छिपे बैठे पाकिस्तानी जासूस भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजते थे और बदले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से इन जासूसों को भेजी जाती थी मोटी रकम। सूत्रों का कहना है कि आईएसआई ने पिछले कुछ महीनों के दौरान 30 से 40 करोड़ रुपए इन जासूसों तक पहुंचाए हैं। हम लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें सतना के बदला और ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल से कई लोगों को हिरासत में लिया है। एटीएस की माने तो जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सच्ची घटना के लिए भोपाल से ब्रजेश राज। बहुत धन्यवाद। यह जो अभी रिपोर्ट बाद में आप सुन रहे थे, वीडियो है लेकिन दिखाना संभव नहीं था इसलिए सुन रहे थे। यह रिपोर्ट कोई कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जारी नहीं की है, कोई राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जारी नहीं की है। यह रिपोर्ट एबीपी, मीडिया के बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, एबीपी जो एक देश की प्रतिष्ठित एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, एबीपी सब लोग देखते हैं टेलीविजन पर, उस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है। अभी जब मुझको सुबह यह रिपोर्ट मिली, किसी ने मुझको भेजा मोबाइल पे, तो सबसे पहले इस रिपोर्ट को हमने एबीपी के हमारे एक मित्र हैं एबीपी में, उनको हमने फॉरवर्ड किया और चलते चलते पटना से उनसे कहा कि जरा आप वेरीफाई कर लीजिए कि कई बार सोशल मीडिया में लोग फेक भी डाल देते हैं, तो फेक तो नहीं है ना। तो बाद में उन्होंने पता करके यहाँ बैठे जो हम फोन लगा रहे थे उन्हीं से पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरा वेरीफाई कर लिया, एबीपी की रिपोर्टिंग है और अंत में जो रिपोर्टर का नाम कोई राजपूत करके बता रहा था उसकी रिपोर्टिंग है। एबीपी मीडिया की खबर है या किसी पार्टी के द्वारा जारी की गई खबर नहीं। अब आप आरोप लगाइएगा कि इस धर्म के लोग और उस धर्म के लोग, ध्रुव सक्सेना जिसका नाम बताया जा रहा था, समझा जा सकता है कि ध्रुव सक्सेना मुसलमान नहीं है।
भाई कौम के आधार पे, धर्म के आधार पर इस देश में भ्रम फैलाने का काम ये कब तक जारी रहेगा? हिंदुस्तान में चाहे जहां भी आतंकवाद के कारण लोगों की हत्या हो या किसी कारण से लोगों का खून बहे, वह हिंदुस्तानी का खून होता है, हिंदू और मुसलमान का खून नहीं होता है। जितनी शहादत देने का काम, कुर्बानी देने का काम इस देश को आजाद कराने के लिए हिंदू भाइयों ने दिया है, मुसलमान भाइयों ने भी कम कुर्बानी नहीं दी है। यह देश सबका है। लेकिन आपस में बात कर सिर्फ वोट के लिए इस तरह की बात की जाए, यह मुनासिब नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बाकी अब आपके ऊपर है कि आप किस रूप में चीजों को देखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी बोल रहे थे, आज बोल रहे हैं, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि चुनाव का समय आया है। चुनाव इन मुद्दों पर नहीं होना चाहिए। चुनाव में लोग चाहेंगे कि ऐसी चीजों को मुद्दा बना दें, कभी मंदिर को, मस्जिद को, इस तरह की चीजों को मुद्दा बना दें कि आप नौजवानों के रोजगार के बारे में उनसे सवाल न पूछ सकें, आप भ्रष्टाचार के बारे में उनसे सवाल न पूछ सकें, शिक्षा की क्या स्थिति है उसके बारे में सवाल न पूछ सके और बिना कुछ किए हुए फिर से इनको वोट दे दे, इस बात का प्रयास जारी है। इसलिए मैं आपसे सचेत करना चाहता हूँ कि आप इन बातों में आकर और किसी के झांसा में मत आइएगा। आपके जो रोजमर्रे का सवाल है, उन सवालों का हल आखिर कब निकलेगा? हमने निरंतर प्रयास किया, शिक्षा के सवाल को हमने उठाने का काम किया। आज हमें खुशी है कि हम लोगों के प्रयास का परिणाम है या शिक्षा की चर्चा हर जगह, गलियों में, सड़कों पे, मीडिया में, चौराहों पर शिक्षा की चर्चा आम लोगों के बीच आज हो रही है। तो मित्रों, हम चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर चुनाव हो, भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव नहीं हो, ताकि बिना काम किए कुछ लोग आपके वोट को हासिल करते रहे। हमारा इतना ही मकसद है, इसलिए इन बातों की चर्चा मैंने आपके सामने की है। मित्रों, यह सम्मेलन है विधानसभा का। फिर से चुनाव दस्तक दे रहा है। लगभग चुनाव लोकसभा का आ ही गया है। अब से लगभग 5 साल पहले मैं एक उम्मीदवार के रूप में आपके बीच आया था। आज तो बहुत सारे लोगों से दोस्ती है, व्यक्तिगत जान पहचान है, नजदीकी है। इतने दिनों में एक रिश्ता आपके साथ हमने जोड़ने का काम किया। लेकिन उन दिनों तो बिल्कुल हम अनजान थे, अपरिचित थे, बहुत कम लोगों से कुछ जान पहचान थी। लेकिन उसके बावजूद काराकाट के लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि तब भी आप लोगों ने जितनी मेरी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा प्यार दिया, स्नेह दिया और जिता करके अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया। आपकी जो कृपा हुई, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों की कृपा जो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर हुई, उस कृपा को उपेंद्र कुशवाहा आजीवन याद रखने का काम करेगा, कभी भूलेगा नहीं। इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मित्रों, मैंने निरंतर प्रयास किया। हम उस समय जब घूम रहे थे चुनाव के समय, तो कई जगह लोग कहते थे कि पहले के जो प्रतिनिधि थे चुनाव जीत कर जाने के बाद ठंडा घर में चले गए, अब तो यहाँ उनको धूप लगती है, आते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को ठंडा घर यदि पसंद होता तो तब भी मैंने राज्यसभा की 4 साल बची हुई सदस्यता छोड़कर हम उस समय आए थे। 4 साल की सदस्यता मैंने छोड़ी थी। मैंने कहा था कि हम, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला तो आपकी खिदमत करने का पूरा मैं प्रयास करूंगा। और तब से लेकर आज तक निरंतर मंत्री रहते हुए इतनी व्यस्तता के बावजूद आपके साथ जीवन संबंध बनाए रखने का हमने प्रयास किया है। और मेरा दावा है कि अगल बगल के क्षेत्र में दूसरे माननीय सांसद या जो लोग खासकर मंत्री भारत सरकार में अपने क्षेत्रों में हिंदुस्तान का वैसा कोई एमपी जो भारत सरकार में मंत्री हो, अपने क्षेत्र में जितनी बार नहीं आया होगा
उससे कई गुना ज्यादा अगर कोई आया है तो 1 नंबर पर नाम उपेंद्र कुशवाहा का होगा, जो अपने क्षेत्र में आता रहा है। मैंने निरंतर प्रयास किया, जो भी मुझसे बन पाया इन 5 वर्षों में मैंने आपकी सेवा करने की कोशिश की। भाइयों और बहनों, संभव है आदमी जहां रहता है कुछ शिकायत रह जाती, परिवार में भी शिकायत होती है, कुछ गलती आदमी से होती है। आदमी कोई भी है तो गलती करेगा। दुनिया में धरती पर रहने वाला कोई भी इंसान जिसने अपने जीवन में कोई गलती न की हो, ऐसा इंसान मिल ही नहीं सकता। गलती सब आदमी से होती है, जाने अनजाने मुझसे भी कोई गलती हो गई हो इस 5 वर्षों के दौरान तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि मैंने पूरा प्रयास किया, आपका सम्मान हम बढ़ाएं, आपको हम सम्मान दें, इस बात का पूरा प्रयास किया है। और इस प्रयास के दौरान संभव है कुछ कमी रह गई हो किसी आदमी के सम्मान में, लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि जानबूझकर उपेंद्र कुशवाहा ने किसी का अपमान कभी करने का प्रयास नहीं किया है। मैंने कोशिश की, चाहे जो भी मुझसे बन पाया, जिस विभाग का मैं मंत्री था, शिक्षा विभाग का मंत्री अधिकांश दिनों तक रहने का मुझको मौका मिला। तब लोग नामांकन के लिए परेशान होते थे, केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखवा दीजिए। चाहे केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखवाने का मामला हो या और कोई दूसरा मामला, जिन लोगों ने भी इस क्षेत्र के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, चाहे दिल्ली में, पटना में या क्षेत्र में आने पे, मैंने कभी किसी के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया या जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है वह किस जात से आता है, किस धर्म से आता है, उपेंद्र कुशवाहा को वोट भी दिया होगा कि नहीं दिया होगा। मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की। काराकाट नाम सुना और जितना कुछ बन पाया मैंने करने की जरूर सफल कोशिश की। और मेरा दावा है कि आज हिंदुस्तान में जितने बड़े शहर है उसमें जो बड़ा बड़ा केंद्रीय विद्यालय है, शायद ही कोई केंद्रीय विद्यालय हो पटना में, दिल्ली में, मद्रास में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में, कहीं भी, बनारस में, जिन केंद्रीय विद्यालयों में काराकाट का कोई ना कोई विद्यार्थी आज पढ़ने वाला नहीं हो। सब जगह हमने प्रयास किया, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों का नामांकन जितना मुझसे बन पाया मैंने किया। मैंने प्रयास किया कि केंद्रीय विद्यालय, जब तक मैं मंत्री हूं तब तक केंद्रीय विद्यालय में नामांकन कम या ज्यादा मैं करा सकता हूं, यह मेरे पावर की बात थी। लेकिन मेरे मंत्री नहीं रहने के बाद भी इस क्षेत्र के लोगों को इसकी सुविधा मिल पाए। जब मंत्री बनकर हम आए इस विभाग के, तो सबसे पहले मीडिया के बंधु ने मुझसे सवाल किया, पटना में भी सवाल किया और इस क्षेत्र में सासाराम, औरंगाबाद के लोगों ने भी सवाल किया। मुझसे कहा कि अब तो शिक्षा विभाग के आप मंत्री हैं, अपने विभाग से, अपने क्षेत्र के लिए, और पटना में लोगों ने कहा कि बिहार के लिए आप क्या करना चाहते। मित्रों, मैंने उस समय कहा अपने क्षेत्र के बारे में भी, पटना के बारे में क्या क्या है उसको छोड़ दीजिए, वक्त ज्यादा लग जाए। मैंने यहाँ कर कहा, मीडिया के माध्यम से आपको भी याद होना चाहिए, मैंने कहा कि और कुछ कितना हो पाएगा मुझको नहीं मालूम, लेकिन कम से कम 2 केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हम जरूर कराएंगे अपने लोकसभा क्षेत्र में। मंत्री बनने के बाद हम अपने विभाग से, विभाग के अधिकारियों से दिल्ली में हमने सूची मांगी, जानकारी मांगी, और जानकारी लेकर, सूची लेकर, कागज देखकर जब मैंने देखने की कोशिश की इस देश में कौन कौन लोकसभा क्षेत्र है जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं है या कहां कितना है, मुझको देखकर कई जगह के बारे में जानकारी मिली। काराकाट लोकसभा क्षेत्र का भी नाम था और काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सामने केंद्रीय विद्यालयों की संख्या शून्य लिखा हुआ था, 0 था। वाकई काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। सासाराम का केंद्रीय विद्यालय सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। औरंगाबाद का केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन काराकाट में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था उस वक्त। मैंने उसी समय घोषणा की और मन ही मन संकल्प लिया कि कम से कम 2 केंद्रीय विद्यालय इस विभाग में मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र में मैं जरूर खोलने का काम करूंगा। मैंने घोषणा की और उस घोषणा के अनुरूप मैंने प्रयास प्रारंभ किया। प्रयास के क्रम में मुझको विभाग से जानकारी मिली कि केंद्रीय विद्यालय देश में कहीं तभी खुलेगा जब वहां स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रस्ताव
भारत की सरकार को प्राप्त हो, प्रस्ताव आवे। मैंने तब कोशिश की, एक प्रस्ताव जिला प्रशासन रोहतास से मिलकर और दूसरा प्रस्ताव जिला प्रशासन औरंगाबाद से मिलकर 2 केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा के पीछे मेरी मंशा थी कि एक केंद्रीय विद्यालय रोहतास के इलाके में, चाहे विक्रमगंज हो जाए, काराकाट हो जाए या डेहरी जॉनसन नोखा हो जाए, एक मेरा प्रयास यह था। और दूसरा मेरे मन में था कि उस तरफ नबीनगर, ओबरा, कहीं भी दाऊदनगर, एक उस तरफ कम से कम केंद्रीय विद्यालय हो जाए। और इसके लिए मैंने प्रयास जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले रोहतास जिला के कलेक्टर से मिलकर हमने कहा कि एक प्रस्ताव यहां से भेज दीजिए हमारे विभाग को, जहां भी जमीन कहीं सरकारी उपलब्ध हो उस जमीन का पूरा ब्यौरा देते हुए प्रस्ताव भेजना होता है। यहाँ के कलेक्टर को कहकर हम लोगों ने किसी तरह से एक प्रस्ताव भिजवाया, औरंगाबाद के कलेक्टर से भी कहकर एक प्रस्ताव भिजवाया। औरंगाबाद के कलेक्टर साहब ने जब प्रस्ताव भेजा और यहाँ के कलेक्टर साहब ने जब प्रस्ताव भेजा तो उस प्रस्ताव पर एक अनुमति की जरूरत होती है, अनुशंसा की जरूरत होती है राज्य की सरकार से, क्योंकि राज्य की सरकार की जमीन का ब्यौरा था उसमें। राज्य की सरकार की जमीन की कहाँ विद्यालय खुलेगा, कलेक्टर साहब ने अपने एसडीओ के माध्यम से दिखवाया, डालमिया नगर के पास कहीं जगह मिल पाई, जो भी जगह थी यहाँ का प्रस्ताव यहाँ से लेकर जिला कलेक्टर ने राज्य सचिवालय को भेज दिया और औरंगाबाद के जिला कलेक्टर ने भी राज्य सचिवालय को भेज दिया। जब राज्य सचिवालय से हमने शिक्षा विभाग बिहार सरकार से संपर्क किया या वहां से प्रस्ताव अनुमोदन के बाद हमारे विभाग में पहुंचे, जब वहां हमने देखा तो वहां से मुझको जानकारी दी गई कि यह प्रस्ताव नहीं जा सकता है पटना से दिल्ली। हमने कहा कि क्यों नहीं जा सकता है, तो कहा गया कि बिहार की सरकार जमीन नहीं देगी केंद्रीय विद्यालय के लिए, इसलिए यह प्रस्ताव नहीं जा पाएगा। तब हमने दूसरा प्रयास प्रारंभ किया। यहाँ बहुत सारे हमारे नेता बैठे हुए हैं, सब लोगों को हमने कहा कि कहीं कोई एक दानदाता को ढूंढिए जो अपनी जमीन केंद्रीय विद्यालय के लिए डोनेशन के रूप में देने का काम करे। हमने खुद भी प्रयास किया, कई लोगों से संपर्क किया, सब लोगों ने कोशिश की, लेकिन इस जिला में कहीं कोई दानदाता नहीं मिल पाए। और 10 एकड़ जमीन कोई दे दे आसान बात भी नहीं थी। 10 एकड़ जमीन कोई साधारण किसान कहां से अपनी जमीन दान दे सकता, तो नहीं, हम इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन औरंगाबाद के इलाके में जब हम इस प्रयास में लगे हुए थे तो औरंगाबाद में देवकुंड जो गो के ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहां एक महंत जी है, उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन दे देंगे। महंत जी के पास काफी जमीन आज भी है, तैयार हो गए। महंत जी कहा कि हम अपनी जमीन दे देंगे और महंत जी ने अपनी जमीन का पूरा ब्यौरा लिखकर दे दिया। और तब वहां का प्रस्ताव हमारे विभाग को दिल्ली प्राप्त हो सका, वहां जाकर प्रस्ताव गया। जब वहां प्रस्ताव चला गया तब मैंने उस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए जो कुछ भी मेरे विभाग को निर्णय लेना चाहिए था, निर्णय लेकर फिर बाद में भारत सरकार की कैबिनेट से उसकी स्वीकृति होती है, स्वीकृति उसको दिलवा दी। देवकुंड गो में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति मिल गई। अभी से लगभग 10 महीना पहले उसको स्वीकृति मिली। भारत सरकार में जिस दिन देवकुंड गो के केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिल रही थी, उस फाइल में पूरे देश भर के 13 केंद्रीय विद्यालय की सूची थी और 13 केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति भारत सरकार ने एक साथ देने का काम किया। उसमें एक देवकुंड औरंगाबाद का था अपने क्षेत्र का, और एक बिहार में नवादा का केंद्रीय विद्यालय था। नवादा के केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव भी इसलिए जा पाया था कि पुराना प्रस्ताव था और वहां के माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, भारत सरकार, उन्होंने भी रुचि दिखाई थी, तो वहां का एक प्रस्ताव भी उसके साथ जा पाया था। मित्रों, गिरिराज सिंह जी की बात जब आई, जब उनका ध्यान मुझको आया, तो एक वाक्य मैं उसके संदर्भ में भी बताना चाहता हूँ। कई लोग उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर आरोप लगाता कि उपेंद्र कुशवाहा तो समाज के सभी वर्गों का ख्याल नहीं रखते, मन में दुर्भावना रखते हैं। लेकिन बिहार के लोगों को शायद याद होगा, जब दिल्ली में सरकार हम लोगों की बनी थी और सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद बिहार में कुछ जगह पे असेंबली का इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव हुए थे, और उस उपचुनाव में एनडीए बुरी तरह परास्त हो गया था। मीडिया के बंधुओं ने दिल्ली में मुझसे पूछा
कि बिहार में अभी अभी कुछ दिन पहले एनडीए की सरकार बनी, बिहार में इतने लोगों ने एमपी को जिताकर, आप लोगों को जिताकर दिल्ली भेजा और तुरंत वहां उपचुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें एनडीए बुरी तरह हार गया। क्या मामला है? हमने उस वक्त कहा था कारण तो कई हैं, लेकिन बिहार में एक खास जात के लोग जिन्होंने एनडीए का समर्थन काफी बढ़ चढ़कर किया था, भारत सरकार में आज उसका कोई मंत्री नहीं है। इसके लिए भी लोगों में नाराजगी है। उस समाज से मंत्री बनाने का काम करना पड़ेगा। हमने सवाल तब उठाया था, खुलकर उठाया था, और तब गिरिराज सिंह जी बाद में चलकर भारत सरकार के मंत्री बने। जो लोग भी आरोप लगाते हैं उनको याद रखना चाहिए, समाज के किसी वर्ग के साथ अन्याय होता है, उपेंद्र कुशवाहा जरूर आवाज उठाने का काम करता है। हमने तब भी आवाज उठाने का काम किया। आज कुछ लोग मेरे ऊपर दुर्भावना से ग्रसित होने का आरोप लगाते हैं। समाज में जो भी दबा कुचला पिछड़ा है, समाज में कहीं भी अन्याय हो, उसके खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा आवाज उठाने का काम करता है। हमने आवाज उठाई उस वक्त, और किसी ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने वह बात नहीं कही थी। अगर किसी ने कहा था तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था, और उपेंद्र कुशवाहा के कारण गिरिराज सिंह भारत सरकार की मंत्रिपरिषद में सदस्य हुए थे। तो मित्रों, वहां का प्रस्ताव था उनके जिला का। 2 प्रस्ताव बिहार का, 13 केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति में 2 बिहार के केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हुई अब से लगभग 10 महीना पहले। लेकिन 10 महीना के उपरांत 11 केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव जो देश भर के अन्य राज्यों का था, सब जगह लगभग केंद्रीय विद्यालय 11 में 11 खुल गए, पढ़ाई शुरू हो गई, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब तो परीक्षा होगी, दूसरे सत्र में नामांकन की शुरुआत होगी। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि देवकुंड का केंद्रीय विद्यालय जो बिहार का अपने क्षेत्र का, और नवादा का केंद्रीय विद्यालय, दोनों केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार की स्वीकृति के बाद आज तक नहीं खुल पाया है। क्यों नहीं खुल पाया? केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति के बाद जमीन चाहे महंत जी ने दी, लेकिन एक सहमति उसमें आवश्यक होता है, एक सहमति बिहार की सरकार से लेनी पड़ती है, जो प्रक्रिया है, क्योंकि जमीन का ट्रांसफर बिहार सरकार के माध्यम से होगा। रेल विभाग या दूसरे विभागों के लिए भी जमीन कभी अगर लेना हो भारत की सरकार को, तो राज्य सरकार के माध्यम से जमीन लेना पड़ता है। यही नियम है। उस नियम के तहत देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय जो स्वीकृत है भारत सरकार से, उसमें एक साधारण औपचारिकता की जरूरत है, राज्य की सरकार में सहमति की जरूरत है। बस एक कलम से सहमति मिल जाए तो केंद्रीय विद्यालय वहां खुल सकता है। अब भारत सरकार की ओर से कोई प्रक्रिया उसमें बाकी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लगभग 10 महीना पहले स्वीकृति मिली, देश के अन्य राज्यों में केंद्रीय विद्यालय खुल गए, लेकिन देवकुंड क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, यहाँ केंद्रीय विद्यालय के लिए साधारण औपचारिकता पूरी करने का काम राज्य की सरकार नहीं कर रही। मित्रों, केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिली हुई है देवकुंड काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। अब आगे आने वाले दिनों में दुनिया की कोई ताकत उस केंद्रीय विद्यालय को खोलने से नहीं रोक सकती है। एक बाधा के रूप में बिहार की सरकार बैठी हुई है, जो जमीन ट्रांसफर का काम नहीं कर रही है, जमीन ट्रांसफर का इजाजत नहीं दे रही है, जबकि जमीन महंत जी की 1 नया पैसा बिहार सरकार का नहीं लगना है, फिर भी बिहार की सरकार जमीन नहीं ट्रांसफर कर रही है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं उनको कि अब चिंता मत कीजिए, अब तो महागठबंधन बन गया है, देश का चुनाव होगा, फिर राज्य का चुनाव होगा, और महागठबंधन जिस स्थिति में है, चाहे देश का चुनाव हो या प्रदेश का चुनाव हो, आगे आने वाले दिनों में अब दुनिया की कोई ताकत महागठबंधन की सरकार दिल्ली या पटना में बनने से नहीं रोक सकती। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। तो दिल्ली में सरकार बनेगी। मैं मित्रों कहना चाहता हूँ, जो बिहार की सरकार जमीन ट्रांसफर नहीं कर रही है केंद्रीय विद्यालय की, अब बिहार की जनता मिलकर उनको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद तो केंद्रीय विद्यालय वहां खुल ही जाएगा। दुनिया की कोई ताकत केंद्रीय विद्यालय नहीं रोक पाएगी खोलने से, लेकिन इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब केंद्रीय विद्यालय वहां खुल पाए। मित्रों, इसी क्रम में एक और केंद्रीय विद्यालय खुल जाए, मेरी जो कोशिश थी, उस कोशिश के कारण एक दिन मेरे मन में यह बात आई
कि चलिए नबीनगर जो केंद्र हमारे काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, नबीनगर में एनटीपीसी की इकाई है। एनटीपीसी में भारत सरकार की ही जमीन है, राज्य सरकार का उसमें कुछ नहीं है। तो मुझको लगा कि अगर एनटीपीसी में प्रयास किया जाए तो राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होगी और केंद्रीय विद्यालय वहां खुल सकता है। मैंने प्रयास प्रारंभ किया और प्रयास का परिणाम है कि पिछले सत्र से ही एनपीजीसी जो इस काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां एक केंद्रीय विद्यालय खोलने में हम सफल हो गए। तो एक केंद्रीय विद्यालय वहां खुल गया, पढ़ाई चल रही है। दूसरा केंद्रीय विद्यालय देवकुंड में खोलने की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। राज्य सरकार की बाधा के चलते वह विद्यालय नहीं खुल पा रहा है। यहाँ का जो था डालमिया नगर के आसपास, जिसके बारे में हमने कहा, यहाँ से प्रस्ताव गया पटना में जाकर, पटना से दिल्ली नहीं जा पाया, तब एनडीए की सरकार पटना में नहीं थी। इसी बीच एनडीए की सरकार पटना में आ गई। क्षेत्र के लोग भी कहने लगे कि तब तो आप कहते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार है, पटना में हमारी सरकार नहीं है। नहीं हो पाएगा, जमीन ट्रांसफर का काम नहीं हो पाएगा। अब तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी आप ही की सरकार और दिल्ली में आप ही की सरकार। अब किसको ठगिएगा मंत्री जी, अब तो आपको करवाना ही पड़ेगा। अब तो यहाँ भी आप ही की सरकार। जो लोग नहीं जानते थे, बोलते थे, हम लोग भी चुप रह जाते थे, लेकिन हमने प्रयास किया कि चलिए अब एनडीए की सरकार अगर बन गई है बिहार में तो एक कोशिश करके देख लेते हैं। हम गए उस प्रस्ताव को लेकर। शिक्षा मंत्री आज जो है कृष्णनंदन वर्मा जी, वही शिक्षा मंत्री थे। हम उनसे जाकर मिले और मेरे मन में भी हमारी पार्टी के कई साथी, इस क्षेत्र के भी कई लोग कहने लगे कि अरे देखिए एक बार मंत्री जी कोशिश करके, अपने जात भाई से आते हैं वर्मा जी भी, तो शायद कहीं आपकी बात मान लें। तो मुझको भी लगा कि चलिए इसी रिश्ता का फायदा उठाकर क्यों ना कुछ लाभ ले लिया जाए बिहार सरकार से। मेरे मन में भी हुआ, मुझको भी अच्छा लगा कि चलिए यही कुछ बहाना करके, यही कह के मंत्री जी से हम काम ले लें। हालांकि मंत्री जी बिहार सरकार का उसमें कुछ लगना नहीं था। तो हमने जाकर उनसे कहा कि वर्मा जी, मेरे क्षेत्र का एक प्रस्ताव है केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए। कलेक्टर ने प्रस्ताव भेज दिया है, अब एक दस्तखत करके एक पत्र आपको हमारे विभाग को भेजना है, इतना ही करना है। इसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा, एक नया पैसा बिहार सरकार को नहीं देना है। भारत सरकार केंद्रीय विद्यालय खोलेगी। जमीन भी कलेक्टर साहब ने ढूंढकर प्रस्ताव बनाकर आपके यहाँ भेज दिया है, जरा देख लीजिए और इसको भिजवा दीजिए। पहले तो वर्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हाँ मंत्री जी आप आ गए हैं तो कल यह प्रस्ताव आपके विभाग में चला जाएगा। हम भी बहुत खुश होकर लौट गए कि चलिए अब तो बाधा दूर हुई। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 1 सप्ताह के बाद खुद हमने फोन किया, कहा कि वर्मा जी आपने कहा था कि कल चला जाएगा प्रस्ताव, अभी तक हमारे विभाग में आया नहीं प्रस्ताव। कहा कि हाँ अब लगे हुए हैं, चला जाएगा, अब लगे हुए हैं, चला जाएगा। फिर 1-2 बार और फोन किए। एक दिन फिर तब तक महीनों बीत गया। तब फिर हमने उनसे कहा कि वर्मा जी क्या मामला है, आप रोज कहते हैं कि आज चला जाएगा, कल चला जाएगा, और केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ खुल सकता है, अभी हम मंत्री हैं तो क्यों नहीं आप कर रहे हैं। तब अंत में उन्होंने दबी जबान से कहा कि उपेंद्र जी सब बात तो आप जानते ही हैं, यहाँ तो जो निर्देश आता है ऊपर से वही काम ना हम करते हैं, अपने मन से तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे ना। सो आप एक बार मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए। हमने कहा मन ही मन कि अगर यही करना था तो पहला दिन आप बता देते कि मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए। 2 महीना समय तो हमारा बर्बाद कर दिए। तो फिर हम गए मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए भी। हम इसी विषय को लेकर नीतीश जी से भी मिलने के लिए गए और नीतीश जी से भी हमने आग्रह किया कि नीतीश जी हमारे क्षेत्र का मामला है, ऐसे तो बिहार में कहीं से प्रस्ताव अगर आप चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय बिहार में कहीं भी खुले। हमने उस समय यह भी देखा कि अपने राज्य में 6 डिस्ट्रिक्ट आज भी है जहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है। बगल का कैमूर है, केंद्रीय विद्यालय नहीं है। मधुबनी है, केंद्रीय विद्यालय एक भी नहीं है। तो इस तरह से 6 जिले हैं जहाँ एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। तो हमने मुख्यमंत्री जी से यह भी कहा कि जहां जहां बिहार में केंद्रीय विद्यालय की जरूरत हो सब जगह का प्रस्ताव भिजवा दीजिए। अभी हम मंत्री हैं तो सब जगह बिहार में केंद्रीय विद्यालय खुल जाएगा।
और सबसे पहले मेरे क्षेत्र का प्रस्ताव आया हुआ है, उसका भिजवा दीजिए, कह दीजिए शिक्षा मंत्री जी को प्रस्ताव चला जाए ताकि केंद्रीय विद्यालय खुल जाए। उनसे भी मिलकर आए, हाँ ना कुछ साफ साफ नहीं बोले नीतीश जी, हम उनसे भी मिलकर आए, लेकिन आज तक वह प्रस्ताव लगभग 2 साल पहले यहां से प्रस्ताव गया है, जो प्रस्ताव राज्य सचिवालय में पड़ा हुआ है। न करेंगे न करने देंगे, इसका क्या मतलब होता है? एक तो अपने राज्य में जो विद्यालय है, राज्य की सरकार का भगवान मालिक है उसका, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए अपने बच्चों का नामांकन कराने के लिए लोग इतना परेशान क्यों रहते हैं? इसलिए लोग इतना परेशान रहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, नवोदय विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है। अगर राज्य सरकार की विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होने लगे तो केंद्रीय विद्यालय की जरूरत आखिर क्यों रह जाएगी? लेकिन न करेंगे न करने देंगे, न तो अपने विद्यालयों को ठीक करेंगे, न भारत सरकार कुछ करना चाहती है उसको भी करने देंगे। आखिर क्या मामला है? गरीबों के बच्चों के साथ क्रूर मजाक है। नीतीश जी, बिहार में शिक्षा की बर्बादी का मतलब है जो दलित परिवार के लोग हैं, महादलित परिवार के लोग हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार के लोग, अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं, या सवर्ण जात के भी जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे तो उन्हीं विद्यालयों में पढ़ते हैं जिन विद्यालयों में आज पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं। कैसे संभलेगी उनकी तकदीर? कैसे बदलेगी उनकी तकदीर? उनकी तकदीर को बदलने का एकमात्र उपाय शिक्षा है। शिक्षा के बिना बिहार के गरीब बच्चों की तकदीर नहीं बदल सकती है। तो न कर रहे हैं आप, और जो हम लोग करना चाहते थे उसको भी करने नहीं दिया है आपने। क्या मंशा है आखिर आपकी? अब बिहार की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मित्रों, मुझसे जो बन पाया उस विभाग में रहते हुए मैंने प्रयास किया। एक बड़ा मामला अपने क्षेत्र का, डालमिया नगर में जो बंद पड़ा हुआ है इंडस्ट्रीज, बहुत पहले से बंद पड़ा हुआ। पिछले चुनाव में भी जब हम आए थे तो यहाँ के लोगों ने भी कहा था कि लालू जी के समय, लालू जी जब रेल मंत्री थे उस वक्त जमीन का अधिग्रहण हुआ, जमीन मिल गई, लेकिन उसके बाद यहाँ निर्माण का काम नहीं हो पाया। हमने भी, जब आप सब लोगों ने मुझको अपना प्रतिनिधि बनाया तो रेल विभाग से संपर्क करके जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। जब पूरी जानकारी मुझको मिली तो पता चला कि पहले वाला जो यहाँ बना हुआ, पहले वाला जो मशीन वगैरह पड़ा हुआ है जर्जर अवस्था में, जो बिल्डिंग है जर्जर अवस्था में, पहले मलबा को हटाकर तोड़कर हटाना पड़ेगा तभी नया निर्माण हो सकता है। बात भी सच थी। तो कोशिश करने लगे, लंबी कहानी है, कहेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन कोशिश करते करते उसका फिर से एस्टीमेट बना, फिर से टेंडर हुआ, और टेंडर के बाद लगभग 90-93 करोड़ में किसी व्यक्ति ने टेंडर लिया, और वहां से अब जो मलबा है उसको हटाने का काम हो रहा है। आप लोग भी बगल में जाते होइएगा, देखते होइएगा, लगातार वहां से मलबा हटाने का काम हो रहा है। तो एक तरफ उसकी सफाई का काम, उसकी अनुमति, उसका आदेश हमने दिलवाया, और उतना ही नहीं, 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी वहां फैक्ट्री बनने के लिए भारत सरकार रेल विभाग के द्वारा दी जा चुकी है। जैसे ही मलबा हटाने का काम संपन्न होगा वैसे ही वहां निर्माण का काम शुरू होगा। उसमें 10 करोड़ रुपया की एक अलग योजना है जिसका टेंडर भी हो गया है, तो काम अब शुरू होने वाला है। यहां तक हमने ला दिया है उस चीज को। मेरी कोशिश उस रूप में हमने कोशिश की, यहाँ तक मामला आ गया है। आगे आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के बाद वहाँ अब निर्माण का काम भी शुरू होगा। तो जितना मुझसे बन पाया मैंने लगातार इस बात का प्रयास किया है कि मैं कर पाऊं। हर तरह से जो कुछ भी मेरे ऊपर जवाबदेही थी, उस जवाबदेही के निर्वहन में मैंने कोई कोताही नहीं की है। चाहे क्षेत्र का मामला हो, सिविल संसाधन में हम लोगों को काम करना पड़ता है। एमपी फंड के बारे में लोग बोलते हैं, एमपी फंड के बारे में हमने इतनी ईमानदारी बरतने की जरूर कोशिश की है। एमपी फंड महज 5 करोड़ रुपया एक साल में, जिसमें लगभग 200 से भी ज्यादा पंचायत। अब एक लोकसभा क्षेत्र में एक साल में 5 करोड़ और 200 से भी ज्यादा पंचायत। अब उतनी जगहों पर एमपी फंड से कितना काम हो सकता था, लेकिन काम के वितरण में अब जो सीमा थी 5 करोड़, उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन 5 करोड़ रुपया का वितरण कैसे हो, इसमें जरूर ईमानदारी बरतने का प्रयास मैंने किया है। और इस प्रयास का परिणाम है कि आगे आने वाले दिनों में जो बुकलेट छप रही है आपको मिलेगा, आप देखेंगे
इस लोकसभा क्षेत्र में शायद कोई पंचायत बच गई हो जो इस 5 साल में चाहे 1000 का काम हुआ होगा, 1 लाख रुपए का, तमाम पंचायतों में एमपी फंड से कोई ना कोई काम जरूर हुआ है, इतना मेरा दावा है। हमने यह प्रयास जरूर किया है कि सब जगह काम हो, तो सब जगह हमने उसका प्रयास किया है और उसके आधार पे हो भी रहा है। तो मंत्री के रूप में, आपके प्रतिनिधि के रूप में जो कुछ भी मुझसे बन पड़ा मैंने आपकी सेवा की है। इसके अतिरिक्त CSR फंड से भी कुछ काम हमने कराया, जिसकी चर्चा अखिलेश बाबू कर रहे थे। छठ घाट का निर्माण हो, 12 स्मार्ट क्लास बना है इसी जिला में, अलग अलग विद्यालयों में जो टॉयलेट बनाने का काम है अब उसका भी पूरा हो गया, टेंडर इत्यादि। तो इस तरह से स्ट्रीट लाइट लगाने का काम, जो कुछ भी CSR फंड से इधर उधर से प्रयास करके, क्योंकि बिहार की सरकार से जो रिश्ता हम लोग का था वह सर्वविदित रिश्ता, तो उसके चलते बिहार की सरकार कितना कर पाई नहीं कर पाई और काम रोकने का प्रयास इनकी ओर से, लेकिन वहां रहते हुए सीमित साधन में जितना मुझसे बन पाया मैंने करने का काम किया है। तो मैंने क्षेत्र का भी काम, आपसे जीवंत रूप में संबंध बनाए रखने का भी काम मैंने किया। और इस दौरान 5 साल के दौरान जो बड़ी लड़ाई आपकी है, जो बड़ी लड़ाई आपकी है, सामाजिक न्याय की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, उस लड़ाई को भी उपेंद्र कुशवाहा ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हम जब सरकार में रहते हैं, सरकार से बाहर रहते हैं, तब भी अपने सवालों को हम उठाने का काम करते हैं। सड़कों पर भी हमने संघर्ष किया है और सदन के अंदर भी हमने संघर्ष करने का काम किया है। जब मौका मिला शिक्षा को लेकर सदन के अंदर भी हमने आवाज उठाई, भारत सरकार में मंत्री रहते हुए। सामाजिक न्याय के मामला को लेकर सदन में भी हमने आवाज उठाई और सड़कों पर भी आवाज उठाने का काम किया। तो इस भूमिका का भी निर्वहन हमने निरंतर अपने साथियों के साथ किया। सदन में जब मामला आया, सदन में मामला आया, उस वक्त हमने कहा था, सदन में मामला चल रहा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था, उस वक्त हमने कहा इस तरह से नहीं हो सकता। आखिर क्या कारण है कि एक साधारण परिवार का आदमी, चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, बन जाता है। अखबार बेचने वाला कोई साधारण परिवार का कोई नौजवान मेहनत की बदौलत देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और फिर हिंदुस्तान का राष्ट्रपति तो बन जाता है। कलेक्टर SP भी कोशिश करके बन जाता है। दलित परिवार का कोई बच्चा, OBC परिवार का कोई बच्चा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज क्यों नहीं बनता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आज की तारीख में भी कोई दलित परिवार का बच्चा, चाहे कोई अति पिछड़ा परिवार का बच्चा, चाहे कोई पिछड़ा परिवार का बच्चा, चाहे या यहाँ तक कि सवर्ण परिवार का भी गरीब बच्चा, चाहे ब्राह्मण परिवार का क्यों नहीं हो, वह भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी बड़ी संस्था, न्याय देने वाली संस्था, अगर उस संस्था में प्रतिनिधि गरीबों के नहीं होंगे, कभी उस समाज को न्याय नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। कुछ लोगों ने जब सदन में मैं बोल रहा था तो कुछ लोगों ने कहा, एक मंत्री ने कहा कि आप इस तरह से बोलते हैं, कोर्ट आपके ऊपर अवमानना का मामला कर देगा। हमने कहा कि अवमानना का मामला कोर्ट को करना हो कर दे। उपेंद्र कुशवाहा गरीबों की लड़ाई को लेकर जेल जाने से, संघर्ष करने से कभी नहीं डरता। अगर अवमानना का ही मुकदमा होगा तो हम जेल लें, लेकिन हमने आवाज उठाने का काम किया। हम इस बात को लेकर भी हमने आवाज उठाने का काम किया। शिक्षा के मामला को लेकर भी हमने आवाज उठाने का काम किया। जिस दिन 10% आरक्षण का बिल पेश हो रहा था, पेश हुआ था पार्लियामेंट में, उस दिन भी हमने कहा कि आप गरीबों की बात करते हैं, गरीब सवर्ण समाज में भी हैं, निश्चित रूप से है, उनके हक की बात होनी चाहिए। हमने उस बिल का समर्थन किया, लेकिन साथ ही साथ हमने कहा, साथ ही साथ कहा कि जब तक शिक्षा में सुधार नहीं कीजिएगा तब तक गरीब घर के बच्चे किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, आरक्षण देने से उनका सवाल नहीं हल हो सकता है। हमने उस वक्त भी कहा था कि आरक्षण किसी को नौकरी मिल जाए इसका हथियार नहीं है। नौकरी के लिए आरक्षण देकर किसी की समृद्धि बढ़ाई जाए, आर्थिक समृद्धि बढ़ाई जाए, इसका औजार आरक्षण नहीं। आरक्षण वहां भी जो दिया गया है, मैं कहना चाहता हूं ऊंची जाति के लोगों से भी भ्रम में मत रहिएगा। जो नौजवान ऊंची जाति के खासकर गुस्सा में थे, हम लोग भी अपने क्षेत्र में घूमते थे तो कहते थे कि मंत्री जी हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही,
आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देंगे, कहां नौकरी मिल रही है? मंत्री आपकी सरकार नौकरी नहीं दे रही है। लोग गुस्सा हो रहे थे और भारत की सरकार में बैठे हुए लोगों को धीरे धीरे खबर हो रही थी कि इस गुस्सा का खामियाजा चुनाव के समय में भुगतना पड़ेगा। नौजवानों के, बेरोजगार नौजवानों के इस गुस्सा को शांत करने के लिए एक झुनझुना के रूप में आरक्षण देने का काम हुआ। आरक्षण से कोई लाभ नहीं हो सकता। अगर आरक्षण से लाभ होता तो जिनको आरक्षण पहले से मिला हुआ, आज दलितों के घर में चले जाइए, पिछड़ों के घर में चले जाइए, अति पिछड़ों के घर में चले जाइए, उनके घर के नौजवान बेरोजगार हैं कि नहीं है? उनके यहाँ तमाम नौजवान को रोजगार मिल गया क्या? सब लोगों को नौकरी मिल गई क्या? सब लोगों को नौकरी नहीं मिली है और आरक्षण की व्यवस्था से सब लोगों को नौकरी मिल सकती है। आरक्षण का मकसद दूसरा है। आरक्षण का मकसद मानसिक स्थिति में बदलाव की बात है। आरक्षण का मतलब आर्थिक समृद्धि नहीं है। इसलिए हमने वहां भी कहा कि आप जो आरक्षण देकर, लॉलीपॉप देकर चाहते हैं कि नौजवानों को फिर से हम ठग लेने का काम करें, आप जवाब देने का काम कीजिए। एक तो आप नौकरियों के लिए आरक्षण दे रहे हैं, भारत सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार या कोई भी सरकारी नौकरी संख्या धीरे धीरे आज घटती जा रही है। सरकारी नौकरी की संख्या घटती जा रही है। जिस कार्यालय में पहले 50 लोग काम करते थे, मशीन का जमाना आ गया, वहां 10 लोगों से काम हो रहा है। तो भारत की सरकार हो या राज्य की सरकारें, सरकारी नौकरियों की संख्या घटते जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संख्या जरूर बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संख्या बढ़ रही है। हमने वहां भी कहा कि यदि वास्तव में आपको नौजवानों के प्रति मन में अगर कोई प्रेम का भाव है, आप चाहते हैं उनके हितों की रक्षा करना, तो सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के साथ साथ इससे बड़ा काम हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में आरक्षण देने का काम कीजिए। चाहे दलित समाज के लोग हो, SC ST OBC वर्ग के लोग हो, अति पिछड़ा समाज के लोग हो या सवर्ण जमात के भी जो गरीब लोग हैं, इनके नौजवानों को यदि वास्तव में नौकरी देने की चिंता है तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में आरक्षण देने का काम इन सब लोगों के लिए करने का काम की। लेकिन हमारी बात को अनसुनी कर दी गई, नहीं ध्यान दिया गया। मित्रों, हमने उस दिन यह भी कहा था कि आरक्षण का लॉलीपॉप आप दे रहे हैं, इससे लोगों को फायदा नहीं होगा, लेकिन आपने दे ही दिया। तमाम दल के लोगों ने वहां समर्थन किया, सभी दल के लोगों ने वहां सहयोग किया, विधेयक पारित हो गया। लेकिन उस अवसर पे भी हमने कहने का काम किया था और आज भी हम कहना चाहते हैं। हमने वहां भी कहा प्रधानमंत्री जी से, हमने कहा वहां सत्ताधारी दल के लोगों से कि पहले जब हम लोग कहते थे कि 27% आरक्षण क्यों ओबीसी के लिए? ओबीसी की आबादी तो 27% मात्र नहीं है, ओबीसी की आबादी तो लगभग 60% है। सोशलिस्ट पार्टी के जमाने में नारा लगाया जाता था, डॉक्टर लोहिया के जमाने में, कि सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। तो तब से बात हो रही है, पिछड़ा के लिए 100 में 60 की बात हो रही है। और 27% हम लोग पहले जब उठाते थे इस सवाल को तो लोग कहते थे कि 50% का बैरियर है संविधान में, इसलिए हम नहीं बढ़ा सकते, 50% से ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। अब जब 10% आपने दिया, इसका मतलब कि 50% का बैरियर टूट गया है, 50% से ज्यादा आरक्षण हो गया है। जब 50% का बैरियर टूट ही गया तो हम यहाँ भी कहना चाहते हैं और वहां भी हमने कहा था, और नहीं हुआ तो आगे आंदोलन भी हम लोग छेड़ने का काम करेंगे। हम आज भी कहना चाहते हैं कि आपने आरक्षण दिया 10%, ठीक किया, लेकिन अब जितनी जिसकी आबादी है, जिनकी जितनी हिस्सेदारी, उनकी उतनी भागीदारी करने का काम कीजिए। जिनकी जितनी आबादी है उस आबादी के अनुरूप उनको आरक्षण दे दीजिए। ओबीसी की आबादी यदि 60% है तो 60% उनको दे दीजिए। जिनकी जितनी आबादी है, जिस सामाजिक समूह की, उस आबादी के अनुरूप में आरक्षण दे दीजिए। सदा सदा के लिए आरक्षण का झंझट समाप्त हो जाए, सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, चाहे ऊंची जात के लोग हो, जाति पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोग हो, जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, सिर्फ भाषण करके आपके वोट को हासिल करना चाहते, किसी के नहीं है। ऊंची जात के भाइयों, आपके भी नहीं है लोग। और जो सामाजिक न्याय की धारा में, सामाजिक न्याय के दायरा में आने वाले लोग हैं, दलित भाइयों,
महादलित भाइयों, पिछड़ा भाइयों, अति पिछड़ा भाइयों, आगे आने वाले दिनों में दोबारा अगर सरकार में यही लोग फिर से आ गए तो सदा सदा के लिए आप जो कहते हैं लालू यादव जी का सपना, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, जगदेव बाबू का सपना, डॉक्टर लोहिया का सपना सदा सदा के लिए हिंदुस्तान की धरती पर समाप्त हो जाएगा वह सपना अगर फिर से ये लोग सत्ता में आ गए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते या आप लोग मिलकर छोटी छोटी बातों से जरा ऊपर उठने का काम कीजिए। आपस की कुछ शिकायत होगी बाद में भी हम लोग निपट ले सकते हैं, लेकिन अभी देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से मिलजुल कर हम लोगों को निपटने का काम करना है। हम वहां भी थे, एनडीए में भी थे, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। एनडीए में रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी हमने इस धारा की बात नहीं छोड़ी, निरंतर हमने इस धारा की बात की है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धारा की बात, डॉक्टर लोहिया की धारा की बात हमने हमेशा की है। और यही कारण था कि उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करो। अब इन लोगों ने तो जैसे ठान लिया, पहले तो एनडीए वाले हमारी ताकत को वहां कमजोर करने की कोशिश की गई। हम मंत्री थे भारत सरकार में, पिछली बार 3 सीटों पर हम एनडीए में चुनाव लड़े थे। हमने इस बार कहा कि हमारी पार्टी की ताकत बढ़ गई है बिहार में, इसलिए पहले के मुकाबला में कुछ सीट बढ़ा दीजिए। लेकिन कहा गया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कि अब नया, क्योंकि एक दोस्त आ गया है, इसलिए सब लोगों को कुर्बानी देने का काम करना चाहिए, सब लोगों की सीटों की संख्या कम होनी चाहिए। हमने कहा कि किसके लिए हम कुर्बानी देने का काम करें, किसके लिए कुर्बानी देने का काम करें अध्यक्ष जी? क्या आप भूल गए उस व्यक्ति के लिए कुर्बानी देने के लिए आप करें जिस व्यक्ति ने संघ मुक्त भारत का नारा दिया, जिस व्यक्ति ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान की धरती पर नहीं आने देंगे। किनके लिए कुर्बानी देने की बात मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जेडीयू के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जरा संभल कर आपस में चलिएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास वह कैंची है और नीतीश कुमार जी के पास भी वह कैंची है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ अंदर अंदर लगाने का काम करें। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, नीतीश जी की ताकत बढ़ गई तो आगे आने वाले दिनों में किसको प्रधानमंत्री बनाने के काम में लग जाएंगे पता नहीं। जहां इनकी कुर्सी बची रहेगी उस काम कोई करेंगे, चाहे किसी का कुछ भी हो जाए। यही तो नीतीश कुमार जी की नियति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों सचेत रहिएगा, सचेत रहिएगा। तो पहले तो बर्बाद करने का प्रयास हुआ उपेंद्र कुशवाहा को भी, आरएलएसपी को भी कहा गया कि 2 सीट पर लड़िए। हमने कहा कि सब कुछ झेल सकता है उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन अपमान नहीं झेल सकता है, सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। हमारी पार्टी के साथियों ने भी कहा कि हम चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति में जाएंगे, लेकिन हमारा मान सम्मान नहीं होगा, वह हम रहने का काम नहीं करें। और तब हमने कहा कि चलिए आपको जो करना हो कीजिए, लेकिन हमको जरा एक बार अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। हमने समय मांगा, एक बार नहीं कई बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा, मैसेज दिया हमने कि 5 मिनट समय दीजिए, हम अपनी बात कहना चाहते, आप मानिए या न मानिए आपके ऊपर, लेकिन हमारी बातों को एक बार जरा सुन लीजिए। नहीं हमको समय दिया गया। तब हमको लगा कि हम प्रधानमंत्री जी से समय मांगे, क्योंकि मुझको लगता था कि भारत सरकार की मंत्री परिषद का मैं सदस्य हूं और उसी मंत्री परिषद के प्रधान है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। कम से कम 5 मिनट समय नरेंद्र मोदी जी तो मेरे लिए जरूर निकाल लेंगे। मुझको लगा कि वहां भी नरेंद्र मोदी जी चाहे मेरी बात को मानते नहीं मानते उनके ऊपर था, लेकिन 5 मिनट हम अपनी बात कह लेते तो हमको लगता था कि कम से कम अपनी बात इनको कह दे, किस तरह से हमको अपमानित किया जा रहा है एनडीए। उन्होंने भी मुझको समय नहीं दिया। बाद में कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने मुझसे कहा कि आप जिस वक्त समय मांग रहे थे उस वक्त चुनाव चल रहा था कुछ राज्य में, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं था, शायद इसलिए उन्होंने समय नहीं दिया होगा। भाइयों और बहनों, आपको याद होगा, देश के लोगों को याद होगा, जिस समय की बात कही जा रही है उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी मुंबई में एक
एक्ट्रेस की शादी में जाकर शुभकामना देने का समय निकाल लेते हैं और उपेंद्र कुशवाहा भारत सरकार की मंत्री परिषद का सदस्य 5 मिनट उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हुई। और तब हमने कहा कि अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तब हमने कहने का काम किया और हम निकल पड़े। अब दोनों लोग मिल गए हैं, जिन्होंने जुमलाबाज कहा और जिनके डीएनए के बारे में कहा। अब आपस में लोग बताएं इनका डीएनए गड़बड़ है कि ऊपर वाले जुमलाबाज है, अब यही लोग बताएंगे। तो मित्रों, अब दोनों लोग मिल गए हैं और दोनों लोग शायद लगता है इन लोगों ने मिलकर ठान लिया है अंदर ही अंदर आरएलएसपी को बर्बाद कर देना, इसलिए कि सामाजिक न्याय की बात करता है आरएलएसपी। इन लोगों ने जब हम महागठबंधन के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद जी को इस तरह से बर्बाद करने का काम किया, उनके परिवार के ऊपर भी लगे हुए, छोटा छोटा बच्चा तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, सबका नाम मुकदमा में दे दिया। जब उनको नहीं बर्दाश्त कर सकते थे तो उपेंद्र कुशवाहा को आखिर कैसे ही लोग बर्दाश्त करते। राजनीतिक रूप से समाप्त करने का सबसे पहले प्रयास इस बार चुनाव में भी इनकी ओर से पूरी कोशिश होगी। और जब राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पाए बर्बाद करने के प्रयास में, यहाँ तो कहते थे 2 सीट पर लड़ जाइए, और जितनी सीट पर हम लड़े थे लगभग दोगुनी सीट में महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत हुआ। उपेंद्र कुशवाहा आखिर क्या करता? तो हम महागठबंधन के साथ हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बर्बाद राजनीतिक रूप से करने की कोशिश में जब सफल नहीं हुए, तब उपेंद्र कुशवाहा के लोगों के ऊपर जानलेवा हमला तक किया गया, नीच तक कहकर संबोधित करने का काम किया गया। इतना अपमानजनक व्यवहार उपेंद्र कुशवाहा को एक दिन नीतीश कुमार जी ने कह दिया, नीच कहकर संबोधित किया, अपमानित किया। बाद में आप लोगों ने देखा होगा अति पिछड़ा समाज का उभरता हुआ नेता मुकेश सहनी के बारे में कह दिया कि महागठबंधन के लोग तो सड़क छाप लोगों को लाकर गठबंधन बना रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, चिंता मत कीजिए, जिस अति पिछड़ा समाज के लोगों को आप सड़क छाप कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को नीच कह रहे हैं, अकेले उपेंद्र कुशवाहा का मामला नहीं है, पूरे समाज का मामला है। और सब लोगों ने मिलकर, अगर आपको जिसको आपने सड़क छाप कहा है, सब लोगों ने मिलकर एक दिन सड़क पर आपको लाकर खड़ा करने का काम नहीं किया तो बताइएगा नहीं। तो बर्बाद करने की कोशिश हम लोग क्या कर रहे थे? क्या कसूर था हम लोगों का? निरंतर 2 वर्षों से शिक्षा के सवाल को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारे आंदोलन में जो हमारी मांग है कि टीचर की संख्या कम है, बहाली कीजिए, अच्छे शिक्षकों को लाइए, विद्यालय को भोजनालय नहीं बनाइए, भोजन कराने का काम किसी और एजेंसी को दे दीजिए। मास्टर साहब का काम है पढ़ाना, पढ़ाई में उनको रहने दीजिए। मास्टर साहब भी बेचारे क्या करें, अब खिचड़ी का हिसाब लिखेंगे, बिल्डिंग का हिसाब लिखेंगे कि मास्टर साहब पढ़ाने का काम करेंगे। तो खिचड़ी का हिसाब लिखने से इनको बरी कीजिए, ठेकेदारी का हिसाब लिखने से, ईटा सीमेंट का हिसाब लिखने से इनको बरी कीजिए। और कुछ मास्टर साहब तो अब बेचारे क्या करेंगे, वेतन की जरूरत पड़ती है तो प्रखंड कार्यालय से लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा उनको करनी पड़ती है। अब पढ़ाने वाले मास्टर साहब वेतन के लिए परेशान है और नहीं पढ़ाने वाले मास्टर अब यहाँ उनके जिम्मे विद्यालय है, और विद्यालय में सब जगह शिक्षकों का भी घोर अभाव है, वैकेंसी है लेकिन भरी नहीं जा रही है। तो इस तरह से हम लोग इन्हीं सवालों को उठा रहे हैं। तो हमारे सवालों का जवाब लोग नहीं दे रहे, हमारी जो मांगे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे। और जब हम लोग लेकर सड़कों पर उतरते हैं, पटना की सड़कों पे, तो लाठी चलवाई जाती है। मित्रों, उस दिन जो घटना घटी, जिस तरह से लाठी का प्रहार हुआ, बहुत सारे हमारे मित्र लोग वहां बैठे हुए, सब लोग शामिल थे प्रदर्शनकारी के रूप में। मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी खबर देखी होगी। उसमें वहां उस जगह पे जहां हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहां सिविल ड्रेस में भी कुछ पुलिस वाले थे, पुलिस वालों के साथ सहयोग कर रहे थे। अब पुलिस के थे या नहीं तो वही बताएंगे, लेकिन पुलिस के सहयोग में सिविल ड्रेस में कुछ लोग थे जो लाठी चलाने का हमारे लोगों के ऊपर काम कर रहे थे।
उन लोगों ने भी लाठी चलाने का काम किया, पुलिस ने भी लाठी चलाई और पीछे से सर पर, जब मेरे सर पर पीछे से लाठी चलाने का प्रयास किया, उसी में से एक व्यक्ति ने, हमारे साथियों ने उसको धक्का दे दिया और हमारे ऊपर से आकर हमारे साथियों ने कब्जा कर लिया, हमको कवर कर लिया। कई लोगों का सर फट गया, लगभग 2-3 दर्जन लोग घायल हुए जिनका सर फट गया। मैं स्वयं घायल हो गया। अगर हमारे लोगों ने उस दिन कवर करके मुझको नहीं बचाया होता तो शायद उपेंद्र कुशवाहा इस दुनिया में आपके समक्ष अभी नहीं खड़ा हुआ। तो इस तरह की कोशिश उनकी ओर से कि राजनीतिक रूप से अगर नहीं करा पाए तो रास्ते से हटा दो, चाहे जैसे भी हो रास्ते से हटा दो। अब आपके ऊपर फैसला है, आप क्या चाहते। सामाजिक न्याय को लेकर आंदोलन करना, क्या यह गलत काम है उपेंद्र कुशवाहा का? गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, इसके लिए आंदोलन करना क्या गलत काम है उपेंद्र कुशवाहा का? और इस काम की सजा इस रूप में मुख्यमंत्री जी को लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति पिछड़ा समाज में, अब लालू जी तो जेल के अंदर है, अब उन तेजस्वी यादव उनके ऊपर लगे हुए हैं। अब इनको लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसा बेदाग आदमी, ऐसा नहीं कि आगे आने वाले दिनों में इसका बहुत समर्थन बढ़ जाए और इंद्र का सिंहासन जैसे हिल रहा था वैसे अब इनका सिंहासन हिल रहा है। तो मित्रों, अब आपके ऊपर है। काराकाट के भाइयों और बहनों, आप लोगों ने जितना स्नेह और प्यार दिया है, आपकी ताकत मुझको मिलती है, मुझको मेरा हौसला बढ़ता है और इसी हौसले का परिणाम है कि दिल्ली में भी पार्लियामेंट में 2-3 सदस्य की पार्टी, हम लोग वहां भी हाथ दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं और बिहार की सड़कों पर लाठी खाने से भी नहीं डरते। तो आपकी ताकत के बदौलत हमको हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं और फैसला आपके हाथ में। चुनाव में उम्मीदवारी किस रूप में होगी, क्योंकि विधिवत घोषणा भी नहीं हुई, विधिवत घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अब मैं भी एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो इसलिए अब मैं उस रूप में सीधे नहीं कहूंगा क्योंकि अभी घोषणा नहीं हुई है। अलग बात है कि सारी चीजें तय हो गई, लेकिन घोषणा जब तक नहीं हुई है तब तक मैं उस रूप में नहीं कह सकता हूं। लेकिन इतना जरूर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि महागठबंधन की ओर से चाहे कोई उम्मीदवार हो, न सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में बल्कि बगल में आरा लोकसभा क्षेत्र में, बक्सर में, सासाराम में, औरंगाबाद में, जहानाबाद में, जहां भी 40 में 40 लोकसभा क्षेत्र इस बार महागठबंधन की झोली में डालने का काम करना है। तमाम लोगों से मेरा आग्रह है, दलित भाई, महादलित भाई, पिछड़े भाई, अति पिछड़े भाई, सवर्ण जात के भी जो लोग हैं, सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, अमन चैन पसंद लोग हैं, मैं सब लोगों से अपील और आग्रह करना चाहता हूं कि सब लोग मिलकर इस बार महागठबंधन की सरकार को बनाने के लिए आवश्यक है कि तमाम जगह जहां भी महागठबंधन का उम्मीदवार कोई भी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसको जिताने का काम आप सब लोग कीजिए। यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। इसी निवेदन के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी देर तक रहकर हम लोगों की बातों को सुनने का काम आप सब लोगों ने किया और हमारे साथियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नहीं बल्कि महागठबंधन के भी बहुत सारे नेता यहाँ उपस्थित हुए, तो इन लोगों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और फिर मुलाकात होगी हम लोगों की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन एक लोक जनशक्ति पार्टी के नेता है जो छोड़कर हम लोगों के साथ आज आ रहे हैं, कामता पासवान जी, डुमरिया टोला विक्रमगंज के हैं, तो उनको पार्टी में उनका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत